अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? कल हम लोगों ने अपने लेक्चर में चैप्टर नंबर 15 को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था। इसमें हमारे पास दो मेन टॉपिक थे। पहला टॉपिक जो था हमारे पास थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में था कि लाइट क्या है, लाइट की कितनी थ्योरीज हैं और हमको उनको किस तरीके से स्टडी करते हैं। उसके बाद आज हमारे पास इसी का सेकेंड पार्ट है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट को पढ़ेंगे। आज हम स्पेक्ट्रम को पढ़ेंगे, रेनबो किस तरीके से बनता है, रेनबो की फॉर्मेशन पढ़ेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं और उनके क्या क्या इफेक्ट्स हैं। ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हमें पढ़नी है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब ये है कि लाइट को किस तरीके से डाइवर्ट किया जाता है, लाइट को किस तरीके से हम बिखेर सकते हैं। अगर हमारे पास एक प्रिज्म लेते हैं हम, इस प्रिज्म के अंदर ट्रायंगुलर फेस है। इसका प्रिज्म एक ऐसा पीस है जिसकी 5 फेसेस होते हैं, जिसमें से 2 ट्रायंगुलर फेस होंगे इसके और 3 इसके रेक्टेंगुलर फेस होंगे। प्रिज्म के अंदर अगर लाइट की बीम स्ट्राइक करेगी तो लाइट की बीम स्ट्राइक करने के बाद प्रिज्म में से 7 डिफरेंट पार्ट्स में जाकर डिस्पर्स हो जाएगी, यानी कि फैल जाएगी। तो प्रिज्म के अंदर से लाइट का 7 डिफरेंट कंपोनेंट्स में, 7 डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाना, इसको हम डिस्पर्जन कहते हैं। डिस्पर्जन ऑफ लाइट मींस द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट कंपोनेंट्स इनटू इट्स 7 डिफरेंट कंपोनेंट्स। अब इसके अंदर से जो इसके 7 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ये 7 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। इनकी वेवलेंथ्स और इनकी फ्रीक्वेंसीज आपस में डिफरेंट है। इसका जो पूरा एक बैंड ऑफ कलर बन रहा है, उसके अंदर हमारे पास ये 7 कलर्स हैं जो कि हमें नजर आते हैं, जिनको हम वेब वायर भी कहते हैं। अब इन कलर के अंदर जो सबसे डार्क कलर है वो रेड है और सबसे लाइट कलर जो है वो वायलेट है। इसकी सीरीज है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू इंडिगो एंड वायलेट। इस तरीके से इसकी सीरीज है। और इसमें जो सबसे हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी का हमारे पास कलर है या लो फ्रीक्वेंसी की रे है, उसको हम रेड कहते हैं। मींस ये कि रेड से अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपके पास फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज होना शुरू होगी और वेवलेंथ डिक्रीज होना शुरू होगी। अगर आपको दो डिफरेंट वेव्स दिखाई जाए तो उस डिफरेंट वेव्स में जिस वेव की लेंथ छोटी होगी वो आपको कम दिखाई देगी और जिसकी वेव लेंथ ज़्यादा होगी वो आपको ज़्यादा क्लियर दिखाई देगी। इसका मतलब ये हुआ कि रेड कलर हमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट और सबसे ज़्यादा इसलिए आसानी से नज़र आ जाता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ जो है वो बाकी तमाम कलर्स के मुकाबले में बड़ी वेवलेंथ होती है। अगर हम ऑरेंज की बात करेंगे तो ऑरेंज की वेवलेंथ रेड से कम होती चली जाएगी। जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाएंगे हमारी वेवलेंथ डिक्रीज होती चली जाएगी और हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती चली जाएगी। और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के रिलेशन में दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और फ्रीक्वेंसी को स्मॉल f से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये दोनों का रिलेशन है लैम्डा इज इक्वल टू 1/f, या फिर हम कह सकते हैं f इज इक्वल टू 1/लैम्डा। मीन्स दैट लैम्डा एंड f बोथ आर रेसिप्रोकल्स टू ईच अदर। ये हमारे पास डिस्पर्जन ऑफ लाइट है। अब इस डिस्पर्जन ऑफ लाइट के अंदर जो स्पेक्ट्रम बन रहा है, जो 7 डिफरेंट कलर्स का एक बैंड बन रहा है, बैंड ऑफ 7 कलर्स, इसको हम स्पेक्ट्रम का नाम देंगे, बैंड ऑफ 7 कलर्स। और वो जो 7 कलर्स हमारे बन रहे हैं उन 7 कलर्स के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। उन 7 कलर्स के नाम है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। इसके बाद हमारे पास रेनबो की फॉर्मेशन क्या है, रेनबो किस तरीके से बनता है, ये हम पढ़ते हैं कि रेनबो जो है बेसिकली जो 7 डिफरेंट कलर्स हैं जो कि हमें ड्यूरिंग रेन नज़र आते हैं, उनका क्या फेनोमेना है और वो किस तरीके से नज़र आते हैं। आपने यहाँ पर ये चीज़ नोटिस कर ली कि आपको वेब वायर यानी कि रेनबो बनाने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो आपके पास सनलाइट होनी चाहिए, सोर्स ऑफ लाइट होनी चाहिए आपके पास। अगर आपके पास सोर्स ऑफ लाइट है तो उसमें से लाइट को आप रिलीज करेंगे और वो लाइट प्रिज्म में से
निकल कर इमिट होकर डिस्पर्स हो जाएगी और आपको एक बैंड ऑफ कलर्स नजर आएगा जिसको हम रेनबो का नाम देंगे। अब रेन में ऐसा कौन सा फेनोमेना होता है कि ड्यूरिंग रेन, बारिश के दौरान क्यों हमें रेनबो नजर आता है? बारिश के दौरान रेनबो नजर आने की वजह यह है कि हमें बारिश के दौरान सूरज की रोशनी, अगर बारिश के दौरान सूरज की रोशनी हमें दिखाई देगी तो सूरज अगर बारिश के दौरान निकलेगा तो वो रोशनी जो हम तक पहुंच रही है वो डायरेक्टली हमारी आंखों पर नहीं पड़ेगी, बल्कि वो रेन ड्रॉप्स में से पास होती हुई आएगी। और रेन ड्रॉप चूंकि स्फेरिकल इन शेप होता है तो रेन ड्रॉप में से जब वो सूरज की रोशनी आएगी तो वो रेन ड्रॉप से स्ट्राइक करने के बाद डिस्पर्स हो जाएगी डिफरेंट 7 कलर्स में। रेन ड्रॉप के अंदर से जब भी सूरज की रोशनी आएगी तो जो रेन ड्रॉप है वो रेन ड्रॉप काम करेगा प्रिज्म का। तो बारिश का जो कतरा है वो बेसिकली प्रिज्म का काम कर रहा है और ये प्रिज्म का काम करने की वजह से ये लाइट की रे को स्प्रेड कर देके 7 डिफरेंट कलर्स में हमें दिखा रहा है। और जो हमें कलर नज़र आ रहा है वो इस डिस्पर्जन की वजह से नज़र आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग रेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहाँ पर हमारे पास एक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, एक हमारे पास डिफरेंट 7 कलर्स का बैंड बनता है जिसको हम रेनबो का नाम देते हैं। तो ये रेनबो जो फॉर्म हो रहा है ड्यूरिंग रेन, इसके लिए कंडीशन क्या है? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या फिर प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के अलावा भी, बारिश के अलावा भी अगर आपको कहीं पर शावरिंग के दौरान ये रेन देखनी है, शावरिंग के दौरान रेनबो देखना है, तो आप शावरिंग के दौरान भी सनलाइट के सामने अगर आप शावरिंग करेंगे तो तब भी आपको ये रेनबो नजर आएगा। इस रेनबो के बाद इस चैप्टर में हमारे पास लास्ट टॉपिक है ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं और ग्रीन हाउस गैसेस किस तरीके से काम करती हैं, इनका क्या पर्पस है, इनका क्या काम है, इनके इफेक्ट्स क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, इसको हम स्टडी करेंगे कि एटमॉस्फेयर के अंदर क्या इफेक्ट है और उस इफेक्ट की वजह से नुकसान क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस हैं क्या। अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है उसमें काफ़ी सारी गैसेस मौजूद हैं, जिसमें से कुछ मेन गैसेस हैं। जस्ट लाइक ग्रीन हाउस गैस के अंदर हम लिखते हैं CH4, NH3, CO2 एंड O3। इस तरह के हमारे पास कुछ जो है जनरल हमारे पास गैसेस हैं। अब इसमें ये O3 जो है, इन तीनों से तो आप शायद वाकिफ हैं कि ये क्या क्या हैं। CH4 मीथेन गैस को कहते हैं, NH3 अमोनिया गैस है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके अलावा जो O3 है ये फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन से बन रही है, इसको हम ओजोन का नाम देंगे। और ये एक लेयर है जो कि ज़मीन के सराउंडिंग में, एटमॉस्फेयर में मौजूद है। इस लेयर का क्या काम है? इस लेयर का काम है कि जो सन रेडिएशंस में जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं, जो हमारे लिए हार्मफुल है, अर्थ के लिए हार्मफुल है, अर्थ के एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, उसको रोकना, उसको डिकम्पोज करना। अब क्या होता है कि जब सूरज से आने वाली रोशनी जब ज़मीन तक नहीं पहुंचती कंप्लीटली, उसमें से कुछ ना कुछ रेडिएशंस जो है वो ओजोन लेयर रोक लेती है। तो वो रेडिएशंस जो है वहाँ पर मौजूद डिफरेंट गैसेस के साथ रिएक्शन करना शुरू कर देती हैं। ये जो गैसेस हैं इनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, जो कि ज़मीन की सराउंडिंग में मौजूद हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर ये गैसेस मौजूद हैं। और वो रेडिएशंस जो कि सूरज की वजह से ज़मीन तक नहीं पहुंच पा रही हैं, ओजोन लेयर ने उनको रोक दिया है। उन तमाम गैसेस के साथ रिएक्ट होता है और रिएक्शन के बाद हमारे पास कुछ इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसा कि उस रेडिएशन ने जो कि सूरज से निकली ज़मीन तक नहीं पहुंची, उस रेडिएशन ने मीथेन के साथ, अमोनिया के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया। रिएक्ट करके एक ऐसी गैस बन जाती है जो कि थर्मल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, हीट प्रोड्यूस करती है। और वो हीट क्या है? ज़मीन के लिए नुकसानदेह है, ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। उस इफेक्ट को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं या ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट कहते हैं। मीन्स दैट द
increase in thermal temperature, increase in thermal atmosphere of the earth due to the reaction of greenhouse gases with the radiations. कौन सी रेडिएशंस? जो कि जमीन तक नहीं पहुंची थी, एटमॉस्फेयर में ही रिएक्शन कर लिया था उन्होंने। जैसा कि हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारे पास यहाँ पर अर्थ के करीब चारों तरफ सराउंडिंग में आपके पास जो इस तरह की एक मैंने ये शेप बनाई है, ये जो है ये आपके पास एटमॉस्फेयर जो है, चारों तरफ से ये एटमॉस्फेयर घिरा हुआ है इन गैसेस। इसके चारों तरफ ये गैसेस मौजूद हैं, और चूंकि ये गैसेस चारों तरफ से सूरज की रोशनी को रोक रही हैं, उनकी जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदेह हैं, हार्मफुल रेडिएशंस हैं, उनको वो रोकती हैं। और वो तमाम की तमाम रेडिएशंस यहाँ पर इसी एरिया में मौजूद CH4 के साथ, NH3 के साथ, O3 के साथ रिएक्ट करके टेम्परेचर बढ़ाती हैं, और वो टेम्परेचर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा देता है। उसकी वजह से अर्थ का इफेक्ट ये होता है कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और इसके ज़रिए से नुकसानात क्या हैं? अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, अर्थ के टेम्परेचर बढ़ने की वजह से नुकसानात बहुत ज़्यादा है, नुकसानात हैं। इसकी वजह से यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए, यहाँ की इंडस्ट्रीज़ के लिए और यहाँ के एनवायरनमेंट के लिए ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अब इन हैज़र्ड्स को मिनिमाइज़ कैसे किया जा सकता है? हैज़र्ड्स जो बन रहे हैं, जो इफेक्ट्स की वजह से हैज़र्ड नुकसानात पहुँच रहे हैं, उनको हम लोग किस तरीके से कम करेंगे या हम उनको किस तरीके से मिनिमाइज़ करेंगे? इसको मिनिमाइज़ करने के लिए हमें अपने एटमॉस्फेयर को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड करना पड़ेगा। हमें अपने एटमॉस्फेयर को ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरनमेंट को क्लीन करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे एटमॉस्फेयर को, उतनी ही ज़्यादा हमारी ओजोन लेयर स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी, और जितनी ही ज़्यादा हमारी ओजोन लेयर स्ट्रॉन्ग होगी, हमारी ये गैसेस का इफेक्ट ऑलरेडी डिक्रीज होना शुरू हो जाए। दूसरा, आप इसके साथ साथ ऑक्सीजन को बढ़ाने के साथ साथ जो सेकंड आप स्टेप कर सकते हैं वो ये है कि आप अपनी इंडस्ट्रीज़ को कंप्लीट SOPs के साथ चलाएं। आप अपनी इंडस्ट्रीज़ का रॉ मटेरियल, इंडस्ट्रीज़ की गैसेस, उनकी चिमनी, उनको आप प्रॉपर डिकम्पोजिशन करें। अगर उनकी गैसेस की प्रॉपर डिकम्पोजिशन नहीं होगी, गैसेस को एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दिया चला जाएगा, तो उसकी वजह से भी आपके ओजोन लेयर पर अफेक्ट हो सकता है। ये आपके कुछ इफेक्ट्स थे, उनके हैज़र्ड्स थे। इन तमाम चीज़ों के बाद हमारा ये चैप्टर अपने इख्तिताम पे पहुंचा है। हमारे इस चैप्टर में जो मेन 2 टॉपिक्स थे जो कि हमने पढ़े थे, नेचर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। रिव्यू ले लेते हैं छोटा सा। नेचर ऑफ लाइट में हमने ये बताया था कि लाइट की जो थ्योरी है वो कैसी है, किस किस ने थ्योरी दी है। न्यूटन ने एक कार्पस्कुलर थ्योरी दी लाइट के बारे में। न्यूटन ने ये बताया कि जो लाइट है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिनको हम कार्पसल्स कहते हैं, और उन कार्पसल्स की स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट होती है, उनका शेडो बनता है, इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, रेटिना पे सेंसेशन होती है, और उसके साथ साथ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन भी प्रोड्यूस होती है। इसके बाद हमने हाइजन वेव थ्योरी के बारे में पढ़ा था। हाइजन वेव थ्योरी ने भी यही बात कही थी कि लाइट जो है वो वेव नेचर की है, वो क्रस्ट एंड ट्रफ प्रोड्यूस कर रही है। उसके बाद फाइनली आइंस्टाइन ने तमाम थ्योरीज़ को एक्यूमुलेट करके, तमाम थ्योरीज़ को कंबाइन करके, उन्होंने एक सम अप करके हमें फाइनली बात ये बताई कि लाइट जो है वो ड्वेल नेचर की है। स्ट्रेट लाइन में भी मूव करते हैं, लेकिन वो अप एंड डाउन में वेव मोशन भी प्रोड्यूस करती है, और उसको उसने क्वांटम थ्योरी का नाम दिया है, क्योंकि वो लाइट जो है वो एनर्जी पैकेट्स हैं, जिनको हम फोटॉन्स भी कहते हैं। एनर्जी पैकेट्स क्वांटा होते हैं, उनका प्लूरल क्वांटम है, हम उनको जनरली फोटॉन्स भी कहते हैं। इसके बाद थ्योरी के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो एक स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करती हैं, उस स्पेक्ट्रम को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। आपके पास जो इस चैप्टर के थिंक टैंक मौजूद हैं, उस थिंक टैंक में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बना हुआ है। चैप्टर नंबर 15 के लास्ट में आप देखिएगा, उसमें तमाम रेज का, तमाम वेव्स की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ लिखी हुई है कि उनकी वेवलेंथ क्या है, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो जनरल रेज हैं, आपको उनकी वेवलेंथ और उनकी फ्रीक्वेंसीज के बारे में पता होना चाहिए। आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। इसके बाद डिस्पर्जन ऑफ लाइट को हमने आज डिस्कस किया, स्पेक्ट्रम को डिस्कस किया, रेनबो फॉर्मेशन है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं और इसके इफेक्ट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने नेक्स्ट
चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।